नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BA MS सेकेंड ईयर, रस शास्त्र एवं वैशिष्ट कल्पना विषय। इस विषय में मैं रत्नों के बारे में वर्णन कर रहा हूँ। रत्नों का वर्णन जो है वो अभी मैं आपको माणिक के रत्न के बारे में वर्णन किया जा चुका है। अब मैं आपको मुक्ता के बारे में वर्णन करूँगा। मुक्ता रत्न वर्ग में है। नाम संस्कृत में माणिक्य है। मोतिकम कहते हैं। हिंदी में मोती है। अंग्रेजी में पैरल कहते हैं। सूत्र इसका CaCO3 है। कैल्शियम कार्बोनेट, काठिन्य 3.5 है। आपसी घनत्व 2.65 से 2.89 तक है। पर्याय मुक्ता फल, मौक्तिक, सुक्तिज, सौक्तिके, शालिरत्न, शालिप्रिय, शशिप्रिय, अम्बसार, ये इसके पर्याय हैं। मुक्ता का इतिहास के बारे में वर्णन है। अति प्राचीन काल से इसका ज्ञान था मुक्ता का। मोती धारण के अनेक प्रसंग श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत तथा अन्य पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है। चरक काल में तो इसके औषधीय गुणों का भी ज्ञान था और सूक्ष्म चूर्ण के रूप में अनेक रोगों में इसका आभ्यंतर प्रयोग किया जाता था। तब से लेकर आज तक इसका पिष्टी या भस्म के रूप में सतत प्रयोग होता आ रहा है। पौराणिक दृष्टि से मोती को बालासुर दैत्य का टूटा हुआ दांत कहा जाता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद सीप में पड़ने पर भी मोती बनता है, ऐसा भी शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। परिचय: मोती रजत के समान श्वेत, रजत का मतलब चांदी के समान श्वेत, धवल, इंद्रधनुष रंग बिखेरने वाला, मतलब इंद्रधनुष में इस तरह रंग अनेक रंग होते हैं, उस तरह के रंग बिखेरने वाला, गोल और मृदु प्रकार का प्राणिज रत्न है। ये प्राणी से प्राप्त होने वाला रत्न है। छिछले समुद्र अथवा छिछले यानी गंदे समुद्र अथवा बड़े जलाशयों में पतले वाले सुक्ति, सीप, मोलस्क जाति के प्राणी में इसका निर्माण होता है। मुक्ता सुक्ति के अंदर जो कीट रहता है उसकी बाहरी त्वचा से एक प्रकार का स्राव निकलता है, जिससे सुक्ति के अंदर का चमकीला भाग बराबर बनता रहता है। यदि सुक्ति के अंदर दैववशात कोई सूक्ष्म बालू का कण या अन्य विजातीय कण प्रविष्ट हो जाए अथवा बलात् ऐसा कोई कण प्रविष्ट करा दिया जाए तो उसके चारों ओर उस स्राव का स्तर बनने लगता है। यह स्तर दो प्रकार के द्रव्य से बनता है। एक आभ्यंतर संगमरमर जाति के द्रव्य से यानी कैल्शियम कार्बोनेट से, तथा एक दूसरा स्तर कांची ओलिन द्रव्य का होता है। इस निर्माण प्रक्रिया में एक के बाद दूसरा स्तर क्रमशः सतत बनता रहता है। रासायनिक दृष्टि से यह कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन तत्व होते हैं। इस प्रकार एक के बाद एक दूसरे असंख्य स्तरों द्वारा यह बड़े आकार का बन जाता है। सुक्ति के अंदर का जीव जब मृत हो जाता है तब ऐसी सुक्ति को खोलकर उसमें से अथवा जीवित अवस्था में पकड़कर उबालकर उसका मांस
निकाल लेते हैं और अंदर से मोती प्राप्त कर लेते हैं। मोती के स्तर की संरचना की तुलना प्याज से की जा सकती है, जिसमें एक से ऊपर एक स्तर बना होता है। इस तरह से प्याज में स्तर बने होते हैं, प्याज के छिलके में, उसी प्रकार से उसमें स्तर बने होते हैं। मोती में ऐसे असंख्य पटल होते हैं। इन पटलों पर जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है यानी गिरती है, तो वे किरणें अलग अलग स्तरों से परावर्तित होकर देखने वाले की आँखों को अत्यंत प्रभावित करती है और देखने वालों को यह अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। मोती के निर्माण के क्रम में यदि बीच में कोई अन्य अपारदर्शक पदार्थ आ जाता है, तब वह टेढ़ा, मेढ़ा, बेडौल और अपारदर्शक दिखने लगता है। आजकल कल्चर्ड मोती यानी कृत्रिम विधि द्वारा संवर्धित मोती काफ़ी मात्रा में बाज़ारों में उपलब्ध है। मुक्ता निर्माण करने वाली मुक्ता सुक्ति को पाला जा सकता है तथा ऐसी मोती के निर्माण के लिए उसके शरीर में सूक्ष्म सुक्ति या रज कण प्रविष्ट करा दिया जाता है। ऐसे कण के प्रविष्ट होने के बाद से उस पर कीट के स्राव से मोती की परतों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है और एक निश्चित अवधि के बाद उस कीट को उबालकर मांस को भोजन सामग्री के रूप में उपयोग कर लेते हैं तथा मोती पृथक प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार से निर्मित मोती थोड़े समय में ही बन जाते हैं और अच्छे एवं सुडौल होते हैं। प्राप्ति स्थान के बारे में है। इसका प्राप्ति स्थान श्रीलंका, जापान, ईरान, इराक, चीन, फिलीपींस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको आदि है। भारत में यह कच्छ की खाड़ी एवं समुद्रों में थोड़ी मात्रा में अवश्य मिलता है। मुक्ता के भेद। स्रोत भेद से मुक्ता की 8 योनियां हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से ज्योतिष एवं रस ग्रंथों में मोती की 8 योनियां बताई गई है। सुक्तिज, शंखज, हस्तिज, वराहज, सर्पज, मत्स्यज, दर्दुरज और वेणुज। इस प्रकार से सुक्तिज होने वाला, शंखज शंख से होने वाला, हस्तिज से, वराहज शुकर से, सर्पज सर्प से, मत्स्य से, दर्दुरज मेंढक से और वेणुज यानी बांस से। संप्रति सीप से उत्पन्न मोती ही अधिक प्रचलन में है। संप्रति यानी आजकल जो है सुक्तिज यानी सीप से जो मोती होता है वही अधिक प्रचलित है। निर्माण भेद से प्राकृत एवं कृत्रिम 2 भेद होते हैं। निर्माण भेद से एक तो प्राकृतिक मिलता है, एक कृत्रिम बनाया जाता है। कृत्रिम के 2 भेद हैं। संवर्धित सीप में कृत्रिम विधि द्वारा एवं बनावटी शीशे या प्लास्टिक द्वारा निर्मित। 2 प्रकार से कृत्रिम बनाया जाता है। एक प्राकृत ही जो प्राकृत से मिलता है। ग्राही मुक्ता किस प्रकार को होगा, कैसी मुक्ता को ग्रहण करना चाहिए। देखते ही मन को आह्लादित यानी प्रसन्न करने वाली, देखते ही मन को आह्लादित यानी प्रसन्न करने वाली हो। श्वेत, लघु, स्निग्ध, कांतिमान, निर्मल, बड़े आकार वाली, पानीदार एवं गोल, इन 9 लक्षणों वाली मुक्ता शुभ तथा श्रेष्ठ मानी जाती है। इस तरह गोल, स्थूल, भारी और निर्मल मुक्ता शुभ मानी जाती है। श्लोक इसका है। ह्लादि श्वेतम लघु स्निग्धम रश्मि वह्निर्मलम महत् ख्यातम तोय प्रभम व्रतम मौक्तिकम नवधा शुभम। इस प्रकार से रस रत्न समुच्चय का श्लोक है। इसमें जो ऊपर लक्षण बताए गए थे, आह्लादित करने वाले,
श्वेत, लघु, स्निग्ध, कांतिमान, निर्मल, बड़े आकार का, तोय प्रभु यानी पानी, पानीदार एवं गोल, इन 9 लक्षणों वाले जो मोती है मुक्ता है शुभ और श्रेष्ठ मानी गई है। त्याज्य मुक्ता के लिए है, कैसी मुक्ता को त्याग करना चाहिए, त्याग करना चाहिए? रोक्ष, आब रहित यानी पानी रहित, श्राव, श्राव यानी कालापन युक्त, ताम्र या नमक के जैसा दिखने वाला, अर्ध शुभ्र, टेढ़ी मेढ़ी और गांठदार मुक्ता त्याज्य मानी गई है। इस प्रकार की मुक्ता को ग्रहण नहीं करना चाहिए। मुक्ता के दोष एवं उसके दुष्प्रभाव। मोती के 4 महादोष तथा 6 साधारण दोष बताए गए हैं। 4 तो महादोष हैं और 6 साधारण दोष हैं, अथवा 5 लघु, 4 गुरु तथा 6 इतर दोष कहे गए हैं। मतलब 4 महादोष, 6 साधारण दोष, 5 लघु दोष, 4 गुरु दोष और 6 इतर दोष कहे गए हैं। दोष युक्त मोती दुष्प्रभावों से उत्पन्न करने वाले होते हैं, दुष्प्रभाव देते हैं, यानी वो शुभ अशुभ लक्षणों को प्रकट करते हैं, शुभ लक्षणों को प्रकट नहीं करते हैं। दोष और दुष्प्रभाव। सुक्ति खंड दोष है, प्रभाव उसका है कष्टकर। सुक्ति खंड है तो वो दोष जो है वो कष्टकर होता है। मत्स्याक्ष यानी मछली के आँखों के समान, वो पुत्र नाशकर होता है। जठर मृत्युनाशकारक होता है। विद्रुम छाया वाला मुक्ता दारिद्र्यकर होता है। त्रिव्रत सौभाग्यनाशक होता है। चिप्पिट अकीर्तिकर होता है। क्रस प्रज्ञा विध्वंसकर होता है। प्रज्ञा यानी आपकी संतति को विध्वंस करने वाला होता है। त्रिकोण या त्रास सौभाग्य क्षयकारी होता है। क्रस पार्श्व निरुद्ध योग कर निरुद्धोग कर होता है। आवर्त सर्व संपत्ति नाशक होता है। आवर्त जो दोष है ये सर्व संपत्ति का नाशक होता है। इस प्रकार से ये दोष और उसके दुष्प्रभाव बताए गए हैं। इन दोषों से युक्त मोती का ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की इसमें दुष्प्रभाव है, इसका प्रयोग नहीं करें। मोती के 3 प्रकार की छाया होती है, यथा शहद सदृश, दूसरी मिश्री सदृश एवं तीसरी श्रीखंड चंदन सदृश। इसमें श्रीखंड सदृश छाया वाला मोती उच्च कोटि का माना जाता है। मोती की परीक्षा। मोती को धान के भूसे में रखकर रगड़कर गोमूत्र से धो लें। यदि मोती की चमक यथावत बनी रहती है तो मोती उत्तम माना जाता है। क्या, किस प्रकार साफ करें? मोती को धान के भूसे में रगड़कर, धान का भूसा हो उसमें रगड़ करके गोमूत्र से धो लें। यदि मोती की चमक यथावत रहती है तो उसको उत्तम मोती माना जाता है। मुक्ता का शोधन। स्वच्छ मोती को दोलायंत्र विधि से जयंती पत्र स्वरस में 3 घंटे तक शोधन कर लेने से मोती शुद्ध हो जाता है। उसे स्वच्छ जल में प्रक्षालन कर लें। इसी प्रकार अगस्त स्वरस का या चूर्णोदक में 3 घंटे शोधन करने से मोती शुद्ध हो जाता है। तो मोती को इन्होंने 3 प्रकार बताए शुद्ध करने के, एक तो जयंती स्वरस में, एक अगस्त स्वरस में और एक चूर्णोदक में। 3 घंटे तक शोधन करने से दोलायंत्र विधि में मोती स्वच्छ हो जाता है, शोधन हो जाता है उसका। इसका मारण, मुक्ता का मारण क्या है? शुद्ध मुक्ता को अच्छी प्रकार चूर्ण कर लें। अब इसे गुलाब जल से घोटकर टिकिया बना लें। शुद्ध मोती को लेके गुलाब जल से घोटें, टिकिया बना लें, सुखा लें, संपुट करें, बंद करके लघु पुट की अग्नि में फूंक दें, यानी पाक करें। इस प्रकार 3 पुट धोने से मोती की श्वेत वर्ण की उत्तम भस्म बन जाती है। इसी प्रकार मुक्ता को गोदुग्ध में भावित कर 3 लघु पुट देने से सुंदर श्वेत वर्ण की भस्म बन जाती है। मुक्ता भस्म का वर्ण श्वेत सफ़ेद होता है।
मुक्ता पिष्टि, शुद्ध मोती की उत्तम पत्थर में खरल डालकर चूर्ण कर लें। तत्पश्चात गुलाब जल डालकर 3 दिनों तक अच्छी प्रकार मर्दन करें और सुखा लें। ये मुक्ता पिष्टि होती है, मतलब उसको गुलाब जल में करके घोटेंगे तो वो पिष्टि हो जाएगी। इसकी मात्रा चौथाई रत्ती से लेकर आधी रत्ती तक रोगी के बलाबल के अनुसार देनी चाहिए। गुणकर्म, रस में मधुर, वीर्य में शीत, विपाक में मधुर तथा गुण में शीत एवं लघु है, पचने में लघु है, दृष्टि एवं अग्नि को पुष्ट करने वाला है, विष प्रभाव को नष्ट करने वाला है, दोषों को भेदन कर बाहर निकालने वाला है, वीर्यवर्धक है, जठराग्नि दीप्तिकर है, पाचन है, संस्थानगत व्याधियों को शीघ्र ही निश्चित रूप से नष्ट करने वाला है। यह कफ, पित्त, क्षय, काश, अग्निमान नाशक है, पुष्टिकर है, वृष्य है, आयुष्य है, दाहनाशक है, हृदय को बल प्रदान करने वाला है, मेघा शक्ति को बढ़ाने वाला है, जीर्ण ज्वर, प्रमेय, श्वासनाशक, अस्थि, दंत पोषक, शरीर के बल वीर्य को बढ़ाने वाला है, दांत निकलने में सहायक एवं ज्वरनाशक है। इसके प्रमुख योग में है कस्तूरी भैरव रस, कांचनाभर रस, त्रिलोक चिंतामणि रस, पुटपक्क विषमज्वरांतक लोह, मकरध्वजवटी, महामृगांक रस, मुक्ता पंचामृत रस, बसंत मालती रस, बसंत तिलक रस और हिरण्यगर्भ पोटली। इस प्रकार इनका प्रयोग करें। धन्यवाद।